इसी टॉपिक में हम आगे चलते हैं। ग्राहकों के आधार पर प्रकार, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स। ग्राहकों के आधार पर विक्रय कला के 3 प्रकार के ग्राहक होते हैं: औद्योगिक विक्रय कला, वाणिज्यिक विक्रय कला और उपभोक्ता विक्रय कला। पहले हम लेते हैं इंडस्ट्रियल सेल्समैनशिप यानी औद्योगिक विक्रय कला। औद्योगिक विक्रय कला वह है जो उद्योगों को माल का विक्रय करने के लिए अपनाई जाती है। प्रत्येक उद्योग के लिए साधनों यथा कच्चा माल, शक्ति के साधन, यंत्र, मशीनें, उपकरणें, सहायक सामग्री, कार्यालय सामग्री आदि की आवश्यकता पड़ती है। इन सब के अनेक निर्माता एवं उत्पादक होते हैं। वे अपने अपने माल के विक्रय के लिए जिस विक्रय कला का उपयोग करते हैं वह औद्योगिक विक्रय कला कहलाती है। औद्योगिक माल के विक्रय के लिए विक्रयकर्ताओं को बार बार औद्योगिक संगठनों के कार्यालयों पर जाना पड़ता है, अधिकारियों से भेंट करनी पड़ती है, निविदाएं भरनी पड़ती हैं। अतः विक्रय कला बहुत ही प्रतिस्पर्धी होती है। ऐसे में विक्रयकर्ता को अनेक सुविधाओं देने का प्रस्ताव करना पड़ता है, परंतु दुर्लभ वस्तुओं के विक्रयकर्ता में आवश्यकता पूर्ति यानी डिमांड फिलिंग विक्रय कला से ही चल रही है। परंतु अगर हम प्रेजेंट युग में देखें तो एक ही वस्तु की अनेक स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। उत्पादन में नए प्रकार के कच्चे माल का उपयोग बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है, उपकरणों के आधुनिक डिज़ाइन बनते जा रहे हैं, कच्चे माल की किस्म में सुधार होता जा रहा है, कीमतें कम होती जा रही हैं, अधिक उत्पादकता वाले यंत्रों का विकास हो रहा है। औद्योगिक विक्रय कला अधिक प्रतिस्पर्धी होती चली जा रही है। सेकंड इसमें आता है कमर्शियल और मर्केंटाइल सेल्समैनशिप, वाणिज्यिक विक्रय कला। वाणिज्यिक विक्रय कला का उपयोग वाणिज्यिक मध्यस्थों को माल को बेचने के लिए किया जाता है। जब औद्योगिक संगठनों के विक्रयकर्ता अपने माल के लिए मध्यस्थों को प्रेरित करते हैं तो वाणिज्यिक विक्रय कला कहलाती है। ऐसी विक्रय कला की प्रतिस्पर्धी प्रकृति होती है। ऐसी विक्रय कला में सफलता के लिए मध्यस्थों को ढूंढना होता है और उन्हें माल के विक्रय में सहयोग करने के लिए प्रेरित करना होता है। ऐसी विक्रय कला के दौरान थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारियों की नियुक्ति भी की जा सकती है। अधिकृत विक्रेता या स्टॉकिस्ट की भी नियुक्ति की जाती है। ऐसी विक्रयकर्ता की सफलता के लिए मध्यस्थों से निरंतर संपर्क की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में कभी कभी यह भी आभास होने लगता है कि वाणिज्यिक विक्रय कला आवश्यकता पूर्ति विक्रय कला की ही प्रकृति है, परंतु वस्तु स्थिति यह है कि विक्रय कला प्रतिस्पर्धी प्रकृति की होती है। साथ ही नई वस्तुओं के निर्माण पर विक्रयकर्ताओं को सृजनात्मक विक्रय कला को अपनाना पड़ता है। थर्ड इसमें आता है कंज्यूमर सेल्समैनशिप, उपभोक्ता विक्रय कला। उपभोक्ता विक्रय कला को फुटकर व्यापारी की विक्रय कला भी कह सकते हैं। वस्तुओं के अंतिम क्रेताओं को माल को बेचने के लिए जिस विक्रय कला की आवश्यकता पड़ती है उसे ही उपभोक्ता विक्रय कला कहते हैं। उपभोक्ता विक्रय कला में विक्रय कला के सभी रूपों के दर्शन होते हैं, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, राशन की दुकान, पेट्रोल पंप, आवश्यकता की पूर्ति विक्रय कला के दर्शन होते हैं। पंसारी की दुकान, कुछ आवश्यकता पूर्ति तो कुछ प्रतिस्पर्धी विक्रय कला के दर्शन भी हो सकते हैं। जनरल या फैंसी स्टोर सृजनात्मक प्रतिस्पर्धी विक्रय कला का भी मिला जुला रूप देखने को मिलता है। स्पेशली शॉप्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोपेड, कूलर, टीवी की दुकानें पर सृजनात्मक या प्रतिस्पर्धी विक्रय कला का मिला जुला रूप दिखाई देता है। उपभोक्ता माल के विक्रयकर्ता भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम काउंटर विक्रयकर्ता और दूसरा भ्रमणशील विक्रयकर्ता। नवीन प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के विक्रय के लिए भ्रमणकारी विक्रयकर्ता रखे जाते हैं जो घर घर घूमकर विक्रय करते हैं। अब इसके आगे चलते हुए हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग या सेल्समैनशिप। व्यक्तिगत विक्रय एवं विक्रय कला का महत्व। विक्रय कला का संपूर्ण व्यावसायिक जगत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण स्थान है।
वास्तविकता तो यह है कि विक्रय कला के अभाव में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का गति चक्र ही रुक जाएगा। शायद इसीलिए अनेक विद्वानों, विक्रयकर्ताओं, अर्थशास्त्रियों ने इस तथ्य को अनेक रूपों में अपनाया है। विक्रय के बिना कुछ भी घटित नहीं होता है। नथिंग हैपन्स अंटिल समबडी सेल्स समथिंग। विक्रय उपभोग की प्रक्रिया को जन्म देता है, उपभोग उत्पादक आदि का अंत है। इसलिए बिना विक्रय के अर्थव्यवस्था समाज में उत्पादन प्रक्रिया के लिए कुंठित रहेगी। जब उत्पादन प्रक्रिया ठीक से चलेगी तो रोजगार, जीवन में आराम, खुशी, राष्ट्रीय विकास, सरकारी उत्थान पतन, खेल खिलाड़ी, वैज्ञानिक आविष्कार, नवप्रवर्तन आदि सभी की प्रक्रिया मृतप्राय ही रहेगी। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए राष्ट्र की, समाज की अन्य क्रियाओं का विकास भी होगा। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विक्रय कला अपरिहार्य है। विक्रय कला का महत्व सभी क्षेत्रों में है, इसलिए हम विक्रय कला के क्षेत्रों को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यवसाय के लिए महत्व। व्यवसाय के लिए विक्रय कला का अत्यधिक महत्व है। विक्रय कला व्यवसाय का पर्यायवाची सी बन गई है। जहाँ भी व्यवसाय होगा, विक्रय कला वहाँ अवश्य होगी। इसीलिए आजकल यहाँ कई अमेरिकी संस्थाओं ने तो यह भी स्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक कर्मचारी ही विक्रय करता है। एवरी एम्प्लॉय इज ए सेल्समैन। आधुनिक व्यवसाय की सफलता के लिए विक्रय कला अपरिहार्य हो गई है। सफल विक्रय कला के बिना व्यवसाय की सफलता की आशा करना भी व्यर्थ है। यह व्यवसाय की जड़ों को सींचने वाली शक्ति है जिससे व्यवसाय के रूपी पौधा फलता फूलता एवं विकसित होता है। और प्रोफेसर हॉटन ने तो यह भी कहा है कि विक्रय कला समस्त वाणिज्य का आधार है। विश्व में कोई भी देश इसके महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकता है। इसका कारण ये है कि आज कोई भी देश व्यवसाय के बिना विकसित नहीं हो सकता और व्यवसाय के विकास के लिए विक्रय कला सबसे पहली सीढ़ी है। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र भी विक्रय कला के महत्व को आज भी स्वीकार करते हैं। यदि हम व्यापारिक राष्ट्र के रूप में टिकना है तो हमें व्यापारिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में विक्रय कला को गतिशील बनाना होगा। विक्रय कला व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसकी भूमिका को हम कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले व्यवसाय के सफलता का आधार, अ बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस। अमेरिकी विद्वान हैरन का यह मानना है कि जब तक संगठन के प्रत्येक व्यक्ति का दीर्घकालीन लक्ष्य संतोषजनक विक्रय नहीं होगा, तब तक संगठन चल नहीं सकता। विक्रय संस्था के आय महत्वपूर्ण स्रोत है। विक्रय कला इसकी महत्वपूर्ण पूर्ति का साधन है। अतः विक्रय कला संपूर्ण सफलता का आधार है। जब तक विक्रय कला सफलतापूर्वक नहीं किया जाता है, तब तक व्यवसाय की सफलता की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए एक जगह तो हेरन ने यह भी लिखा है कि संपूर्ण व्यवसाय ही विक्रय कार्य है। सेकंड, इसमें आता है मांग में वृद्धि, इंक्रीज डिमांड। विक्रय कला के द्वारा वस्तुओं की मांग में आसानी से वृद्धि की जा सकती है। आधुनिक विक्रय कला की आवश्यकताओं को प्रभावकारी परिवर्तित करने में सहायक है। इस प्रभावकारी मांग के कारण ही वस्तुओं का विक्रय बढ़ता है। विक्रय कला में विश्व प्रसिद्ध विद्वान थॉमसन ने भी लिखा है कि विक्रय कला का आधारभूत महत्व यह है कि यह मांग उत्पन्न करती है और उसे प्रभावकारी बनाती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में सृजन करती है। थर्ड, हम लेते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट्स, नवीन बाजारों का विसर्जन। विक्रय कला व्यवसाय के लिए नए बाजारों का सृजन करने में भी सहायक है। हैम्पटन और जबीन के अनुसार प्रतिदिन नई वस्तुओं का जन्म हो रहा है और विक्रय कला उनके लिए नए बाजारों का सृजन कर रही है। विक्रय कला द्वारा विद्यमान ग्राहकों और बाजारों में तो विक्रय किया ही जाता है, साथ ही नए क्षेत्रों और नए ग्राहकों में भी माल के उत्पन्न करने की विक्रय कला महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद आता है नवकरणों को प्रोत्साहन, प्रमोट्स इनोवेशंस। विक्रय कला द्वारा नवीन वस्तुओं का आसानी से विक्रय किया जा सकता है।
फलतः व्यवसाय में नवकरणों को प्रोत्साहन मिलता है, नवीन वस्तुओं के निर्माण करने एवं पुरानी वस्तुओं की नवीनता उत्पन्न करने का अवसर मिलता है। रसेल, बीच और बुस्किर्क ने अपने विचार लिखते हुए कहा है कि इनोवेशंस का तब तक कोई महत्व नहीं जब तक कि प्रयोगशालाओं एवं गोदाम से निकालकर बाहर नहीं लाया जा सकता। विक्रय कला ऐसे नवकरणों की जानकारी भली प्रकार से दे सकता है। नेक्स्ट है कुछ वस्तुओं के लिए अनिवार्य। यद्यपि व्यक्तिगत व्यक्ति कला के स्थान पर मशीनों विक्रय कला, मुद्रित विक्रय कला, स्वयं सेवा का महत्व बढ़ने लगा है, किंतु फिर भी आज के कई वस्तुओं का निर्माण होने लगा है जिनका विक्रय व्यक्तिगत विक्रय के बिना संभव नहीं है। शायद इसीलिए थॉमसन ने लिखा है कि बहुत सी वस्तुएं विक्रय कला के माध्यम से बेची जाती हैं, किसी अन्य माध्यम से कभी भी नहीं बेची जा सकती। वास्तव में आज कई तकनीकी वस्तु हैं जिनका विक्रय करने के लिए विक्रयकर्ता की सेवा परम आवश्यक है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि। विक्रय कला में जब मांग में वृद्धि होती है तो संस्था के उत्पादन में स्वतः ही वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट है पर यूनिट कॉस्ट लोअर्ड, प्रति इकाई लागत में कमी। व्यक्तिगत विक्रय कला से मांग में वृद्धि होती है, उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन के साधनों की पूर्ण क्षमता का उपयोग संभव होता है, और इसका फल हमें यह मिलता है कि प्रति इकाई लागत में कमी आती है और लोग आसानी से उस वस्तुओं को खरीदने में समर्थ हो जाते हैं। बहुत से अमेरिकी विक्रयकर्ताओं के प्रयासों के बिना बहुत सी कीमतों की बहुत से लोगों तक पहुंच में नहीं होती, ऐसा डेवाल का कहना है। हायर प्रॉफिट, अधिक लाभ। एक विद्वान ने ठीक लिखा है, विक्रय कला व्यावसायिक उपक्रम को लाभदायी बनाने के लिए या बनाए रखने में सहायक है। सेल्समैन सर्व्स टू मेक एंड कीप बिजनेस एंटरप्राइज प्रॉफिटेबल। वास्तव में विक्रय कला के प्रति इकाई लागत में कमी लाकर ग्राहक को संतुष्ट करके अधिक विक्रय के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है, जिससे संस्था के लाभों में वृद्धि होती है। बाजार सूचनाओं का संकलन। विक्रय कला से बाजार की सभी सूचनाओं की जानकारी स्वतः होती है। बाजार ग्राहकों की रुचि, उनमें परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, नवीन वस्तुओं का बाजार में प्रवेश आदि की जानकारी विक्रयकर्ताओं के माध्यम से होती है। इससे विक्रयकर्ता सूचनाओं का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसके बाद आता है संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि। आजकल विक्रय कला पारस्परिक संतोष के सिद्धांत पर आधारित है। आधुनिक विक्रय कला ग्राहक की संतुष्टि के द्वारा लाभ कमाने के महत्व को देती है। इस सिद्धांत को अपनाया जाता है तो व्यवसाय में संतुष्ट ग्राहक संख्याओं में अपने आप ही स्वतः ही वृद्धि होगी। संतुष्ट संस्था की सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे व्यवसाय की ख्याति बढ़ती है और संस्था का स्वतः विकास होता है। नेक्स्ट है व्यवसाय की अभिवृद्धि। विक्रय कला के विद्वान थॉमसन ने लिखा है कि विक्रय कला व्यवसाय का सृजन करती है। वास्तव में विक्रय कला व्यवसाय की चहुमुखी प्रगति में सहायक है। एक संस्था की विक्रय वृद्धि में अनेक संस्थाओं की स्वतः ही वृद्धि होने लगती है और व्यवसाय में अभिवृद्धि होती है। एक रिसर्च ने तो यह भी सिद्ध किया है कि एक जूता कंपनी बनाने वाली कंपनी 50 दूसरे उद्योगों से माल करती है। इनमें से चमड़ा और रबड़ उद्योग भी सम्मिलित हैं। चमड़ा उद्योग स्वयं 43 दूसरे उद्योगों से माल खरीदता है, जिसमें रबर और कांच भी उद्योग माल खरीदता है। कांच उद्योग में 61 उद्योगों से माल खरीदता है। इसमें जूता उद्योग से 190 उद्योगों में उत्पादन और विक्रय का कार्य किया जाता है। तो स्पष्ट है कि एक उद्योग में विक्रय से देश के सभी उद्योगों में विक्रय होता है। इस प्रकार विक्रय से देश के व्यवसाय की अभिवृद्धि होती है। नेक्स्ट इसमें आता है व्यापार चक्रों से सुरक्षा। विक्रय व्यवसाय व्यापार चक्रों यानी तेजी और मंदी के झंझावात से भी बच सकता है। विक्रय कला के लोगों को वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे उपभोग बढ़ेगा और उपभोग बढ़ेगा तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार उत्पादन एवं उपभोग की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहेगी। इसी से नए उद्योगों का विकास
होता रहता है। इस प्रकार बाजार में ना तो भयंकर मंदी आएगी और न ही अत्यधिक तेजी। व्यवसाय की एक निश्चित गति से विकास होता रहेगा। इसके बाद लास्ट इसमें आता है प्रबंधकीय योग्यता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल। विक्रय कला लोगों के साथ व्यवहार करने का ज्ञान देती है। प्रबंधकों के लिए ऐसे ज्ञान की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, जिसके कारण विक्रय कला में दक्ष व्यक्तियों में प्रबंधकीय गुणों का स्वतः ही विकास होने लगता है। बेनार्ड ने कहा है कि 20% से अधिक कंपनियों के अध्यक्ष या तो विक्रय विभाग से या विक्रय एवं निर्माण विभागों से आए हैं। जिलेट सेफ्टी रेजर कंपनी के उपाध्यक्ष विंसेंट जीगलर ने भी ये कहा है कि अमेरिका में अनेक कंपनियों में बड़े पदों पर पदोन्नति के लिए विक्रय विभाग सबसे अनुभव अनिवार्य है। ऐसा इसलिए है कि विक्रय विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर लोगों को प्रबंधकीय गुणों का स्वाभाविक रूप से विकास हो सकता है।